नमस्कार, पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कश्मीर में जो सैनिक अपनी जान पर खेलकर देश की सुरक्षा करते हैं, देश के बॉर्डरों को बचाते हैं, उनको भावहीन श्रद्धांजलि देते हुए आज हम सेना के 6 पैरा स्पेशल कमांडो फोर्स के 28 वर्षीय झंटू अली शेख, जो गुरुवार 24 अप्रैल को कश्मीर के उधमपुर जिले में आतंकवादी विरोधी अभियान के दौरान शहीद हो गए, उनका अंतिम संस्कार शनिवार को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में उनके गांव पाथरघाटा में हुआ। झंटू शेख के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। उनके संस्कार में सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। झंटू शेख के कई भाई रफीकुल अली शेख, जो सेना में भी हैं, ने अपने भाई को श्रद्धांजलि देते हुए ग्रामीणों को संबोधित किया। क्या कहा? 2 मिनट का वीडियो है, ध्यान से सुनिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। ना तो कोई जात होता है, आपने कभी नहीं सुना होगा भारतीय सेना, नाम सुना होगा इंडियन आर्मी। किसी में दम है? बोल के दिखा दे भारतीय सेना हिंदू है। कोई बोल के दिखा दे भारतीय सेना मुस्लिम है। भारतीय सेना एक ऐसे संस्था है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी एक ही थाली में खाता है, एक ही बर्तन में खाना बनता है। अगर भाईचारा देख रहे हैं, फौज में आ जाओ, फौज में भर्ती हो। भाई आज दुनिया में नहीं रहा, इसकी जगह कोई हुआ नहीं कर सकता। इसकी जो भरपाई, इसकी जो फैमिली, इसकी जो बच्चे की भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा गर्व है जो मेरा भाई इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए अपनी जान को आहुति दिया होगा। आपने बहुत सुना होगा, न्यूज़ों में, चैनलों में देखा होगा, कश्मीर में, पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। उसी हिंदू भाइयों का बदली लेने के लिए मेरे भाई झंटू अली शेख, जब उसको सूचना मिला बसंतगंज की वादियों में, जंगलों में दुश्मन छुपा हुआ है, भाई को ऑर्डर मिला। भाई ने एक टुकड़ी, छोटा सा टुकड़ी, जिसको इन्फेंट्री में बोलता है सेक्शन, जिसमें 10 बंदा का टुकड़ी होता, भाई का रैंक था हवलदार, जो कि सेक्शन का कमांडर होता है, जो कि कमांडर हमेशा लीड नहीं करता, वो गाइड करता है। लेकिन मेरे भाई, इस गांव को किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, जो मेरा भाई कितनी निर्भीक था, कितनी निडर था, कितनी उसके अंदर हौसला था। उसने अपना जान की परवाह करते हुए सबसे आगे लीडिंग किया। बाकी ऊपर वाले के जो मंजूर था वही हुआ। आपने सुना उन्होंने क्या कहा? आत्मा को झकझोर देने वाली बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा भारतीय सेना हिंदुओं या मुसलमानों की नहीं है, ये सभी की है। सभी धर्मों और धर्मों के लोग भारतीय सेना का हिस्सा हैं। ये सभी एक ही थाली में खाते हैं और उनका खाना भी एक ही बर्तन में बनता है। हमारे सियासत जो लोग चलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं, धर्म और जाति के नाम पर देश का बंटवारा करने वाले लोगों के लिए ये एक मैसेज और एक चेतावनी भी है कि भारत की संस्कृति सबको साथ लेके चलने की है, किसी एक धर्म या जाति की सौगात नहीं है। भारत और हिंदुस्तान बनाने में बहुत से लोगों का खून इस मिट्टी में शामिल है और इस बात को हमें याद रखना चाहिए। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आज मुलाकात की। पाकिस्तान पहलगांव आतंकी हमले की जांच में रूस और चीन की भागीदारी चाहता है, ऐसा उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अंतर्राष्ट्रीय जांच करने का प्रस्ताव रखा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान पहलगांव आतंकवादी हमले की जांच में रूस और चीन को शामिल करना चाहिए, इसकी डिमांड पाकिस्तान की सरकार ने रखी। कल रविवार 27 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगांव हमले के अपराधियों और साजिशकर्ताओं को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और उधर कांग्रेस के डॉक्टर शशि थरूर का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा भारतीय नियंत्रण रेखा एलओसी के पार सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है,
जिसमें पीओके के आतंकवादी लॉन्च पैड को निशाना बनाया जा सकता है। हमारी वायुसेना पाकिस्तान शिविरों और बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकती है। बालाकोट से भी बड़ा हवाई हमला की संभावना है। पाकिस्तान में आतंकवादियों के आकाओं और उनके ठिकानों पर लक्षित मिसाइल हमले दूसरी संभावना है। जबकि एक स्पष्ट संदेश भेजने की आवश्यकता है। गुप्त ऑपरेशन को भी बढ़ाना होगा। पाकिस्तान के भीतर प्रमुख आतंकवादी नेताओं और बुनियादी ढांचे को सुरक्षित महसूस करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। भारत को आतंकवादी संचार और संचालन को बाधित करने के लिए साइबर युद्ध रणनीति का भी उपयोग करना चाहिए, जैसे दुश्मन देश करते हैं। हालांकि पिछले ऑपरेशनों में केवल सेना और आईएएफ को तैनात करना शामिल था। नौसेना की संपत्तियों को आसानी से अरब सागर में, उत्तरी इलाकों में, अंतर्राष्ट्रीय जल में पाकिस्तानी व्यापारी जहाजों पर दबाव बनाने के लिए जुटाया और तैनात किया जा सकता है, जिसमें इस देश के साथ व्यापार के लिए उच्च बीमा प्रीमियम हो सकता है। पहले से ही मंदी में चल रही अर्थव्यवस्था को दबाने के लिए पाकिस्तानी अभिजात वर्ग को चोट पहुंचा सकते हैं या पहुंचेगी। हाल ही में रूसी सरकार द्वारा संचालित RIA नोवोस्ती समाचार एजेंसी को दिए एक साक्षात्कार में पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुझे लगता है रूस या चीन को, यहां तक कि पश्चिमी देश इस संकट में बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं और वे एक जांच दल का गठन भी कर सकते हैं, जिसमें यह काम सौंपा जाना चाहिए कि भारत या मोदी झूठ बोल रहे हैं या सच। एक अंतर्राष्ट्रीय दल को पता लगाने दें। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अंतर्राष्ट्रीय जांच करने का प्रस्ताव रखा है। इस बीच मॉस्को स्थित स्वतंत्र अमेरिकी विश्लेषक एंड्रू कोरिबोको ने यही कहा कि पाकिस्तान ने भारत के आरोपों का खंडन किया है, जिसकी उम्मीद थी, बल्कि शीर्ष अधिकारियों ने आश्चर्यजनक रूप से 2 सेल्फ डैमेजिंग करने वाले दावे किए। उन्होंने यह कहा कि इसहाक डर, जो उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी हैं, ने टिप्पणी की कि 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगांव जिले में हमले करने वाले लोग स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं। कश्मीर संघर्ष के बारे में किसी के विचार चाहे जो भी हो, पर्यटकों का नरसंहार करना आतंकवाद की एक निंदनीय कृत्य है। इसमें धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं। यह अनुमान लगाना कि अपराधी स्वतंत्र सेनानी हो सकते हैं, दुनिया भर के सच्चे स्वतंत्र सेनानी को बदनाम करता है और चुपचाप आतंकवाद को उचित ठहराता है। दूसरा करने वाला दावा रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ओर से आया, जिन्होंने अल जजीरा मीडिया आउटलेट से यह कहा कि उस काले दिन जो कुछ हुआ वे एक झूठा अभियान भी हो सकता है। डार और आसिफ ने जो कहा उस पर अधिक विचार करने पर पर्यवेक्षकों का एक स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देगा कि पहले से पहलगांव हमले को मंजूरी देते हुए अनुमान लगाया कि अपराधी स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं, जबकि दूसरों ने हमले को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया और उसका सारा दोष भारत पर मढ़ दिया। ईरान ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है। ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची, मैं आपको उनका ट्वीट दिखाता हूं। उन्होंने कहा है कि दोनों देश पड़ोसी हैं और सदियों पुरानी सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। एक ट्वीट में अरागची ने इस कठिन समय के दौरान दोनों देशों के बीच समझ को बढ़ावा देने के महत्व का हवाला दिया। उन्होंने फारसी कवि सादी के एक कविता से साझा की, जिसमें मानवता के परस्पर संबंध और शांति की आवश्यकता पर जोर दिया। GTRI के अनुमान है कि हर साल $10 अरब का भारतीय माल तीसरे देशों के जरिए पाकिस्तान पहुंचता है। GTRI के संस्थापक ने यह कहा कि यह फर्मों का भारत पाकिस्तान व्यापार प्रतिबंधों को दरकिनार करने, तीसरे देश को रास्ते से माल से ऊंची कीमतों पर बेचने और जांच से बचने में मदद करता है, क्योंकि व्यापार दूसरे देशों से आता हुआ प्रतीत होता है। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च ने यह अनुमान के अनुसार व्यापार प्रतिबंधों पर दरकिनार करते हुए दुबई, सिंगापुर और कोलंबो जैसे बंदरगाहों के माध्यम से हर साल $10 बिलियन से अधिक मूल्य के भारतीय सामान अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। सिस्टम को समझाते हुए GTRI ने यह भी कहा कि भारतीय फर्म इन बंदरगाहों पर माल भेजती है, जहां एक स्वतंत्र कंपनी खेप को उतारती है और उत्पादकों को बॉन्डेड वेयरहाउस में रखती है, जहां माल का परागमन के दौरान शुल्क का भुगतान किए बिना संग्रहित किया जा सकता है। बॉन्डेड वेयरहाउस में लेबल और दस्तावेज के मूल्य को एक अलग देश को दिखाने के लिए संशोधित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय निर्मित सामान को मेड इन UAE के रूप में फिर से लेबल किया जाता है। इस बदलाव के बाद उन्हें पाकिस्तान जैसे देशों में भेजा जाता है, जहां भारत के साथ सीधे सीधे व्यापार की अनुमति नहीं है। GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने इस बात का खुलासा किया। झेलम श्रीनगर में शांति दिखती है, बारामूला तक भी, लेकिन जैसे जैसे ये पाकिस्तान पहुंचती है और भी शोरगुल वाली हो जाती है और उग्र हो जाती है। भारत द्वारा
64 साल पुरानी सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद खबर यह है कि कल रात झेलम नदी में पानी का अतिरिक्त बहाव पाकिस्तान में बाढ़ का कारण बन गया। भारत को सोचना चाहिए कि अगर चीन ऐसा करता है तो क्या होगा। हर साल उत्तर पूर्व में बाढ़ आती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर होती है। चीन तासंगपो दिंदी, जिसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं भारत में, दुनिया में सबसे बड़ा बांध बनाकर बैठी है। भू राजनैतिक अमेरिकी चीन संबंध, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंधों में खटास को देखते हुए चीन पिछले कुछ समय से पाकिस्तान को लुभाने की कोशिश कर रही है। क्या होगा अगर वे दोनों मिलकर भारत के खिलाफ जल युद्ध छेड़ दें? हमें अपनी स्थिति के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। ऐसा विशेषज्ञों का कहना है कि इस लड़ाई को टैक्टफुली और स्ट्रैटेजी से लड़ा जाना चाहिए, ना कि इमोशनल होके बहाव में आकर इस तरीके की कोई चीज की जाए जिसके दूरगामी निष्क्रिय परिणाम हो या दूरगामी नुकसान होने की संभावना हो। यह मामले को सीधा सीधा तथ्य यह है कि इस समझौते में जो अभी जल संधि की बात हो रही है, सिंधु जल संधि में मामले को सीधा सीधा नहीं है, इसमें ऑप्ट आउट क्लॉज नहीं है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि संधि को बदला जा सकता है और भारत और पाकिस्तान दोनों की सहमति से एक नई संधि पर बातचीत की जा सकती है। संधि का स्थगित करने का फैसला का कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई खंड ही नहीं है जो दोनों देशों में किसी को भी ऐसा करने का अधिकार देता हो। अगर पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुनौती देता है तो भारत हार जाएगा। पाकिस्तान ने यह कहकर इसका संकेत दिया है कि वो 1972 के शिमला समझौते को स्थगित कर रहा है, जिसके अनुसार भारत और पाकिस्तान द्विपक्षीय रूप से अन्य तरीकों से समझौते के दौरान मुद्दे को हल करते हैं। यह पहली बार नहीं है कि मोदी सरकार ने संधि के संबंध में कानूनी रूप से संदिग्ध साधनों का उपयोग करने की कोशिश की है। अगस्त 2016 में पाकिस्तान ने संधि के तहत किशनगंगा राटले परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए एक न्यूट्रल एक्सपर्ट यानी कि तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए अपना अनुरोध वापस ले लिया था। इसके बजाय उन्होंने इस पर विवाद को सुलझाने के लिए एक मध्यस्थता न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की मांग की थी। चूंकि संधि किसी मुद्दे पर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को द्वारा जांच किए जाने पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की नियुक्ति को प्रतिबंध करती है, इसलिए भारत ने तर्क दिया था कि तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा विषय पर काम पूरा किए जाने तक पाकिस्तान द्वारा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या विश्व बैंक से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की नियुक्ति के लिए कहना अवैध है, मांगना अवैध है। दुर्भाग्य से भारत सरकार के लिए यह मुद्दा अनुक्रमिक था और संधि में ऐसा कुछ भी नहीं था जो एक ही मुद्दे पर एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और एक न्यूट्रल विशेषज्ञ की नियुक्ति को रोकता है, खासकर अगर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए अनुरोध करने वाले देश ने पहले अपना अनुरोध प्रस्तुत किया हो। संधि की भाषा में विवाद बनाम मतभेद और तटस्थ विशेषज्ञ बनाम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दोनों ही उच्च स्तर को चुनौती का आह्वान करते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान सरकार ने ऐसा कदम क्यों उठाया, लेकिन विश्व बैंक द्वारा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नियुक्त करने से पहले भारत सरकार ने अक्टूबर 2016 में उसी विवाद पर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट या तटस्थ अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा। विश्व बैंक ने अक्टूबर 2022 में एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और एक न्यूट्रल एक्सपर्ट दोनों को नियुक्त किया। भारत सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि यह कानूनी नहीं है। समझौते के स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जिसमें कहा गया है दोनों देशों को एक दूसरे की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना होगा और सब कुछ जो मसले हैं वो शांतिपूर्वक हल होंगे। नियंत्रण रेखा पर घटनाओं की संख्या और उग्रवादियों द्वारा किए गए हमले की संख्या तो बहुत कम है। ऐसा कहा जाता है कि सिंधु जल संधि के जारी करने का एक कारण यह भी है कि हमें जारी करना कितना आसान है। भारत को पंजाब में अपने जल बुनियादी ढांचे के लिए भारी निवेश मिला, इसे भारत का अन्न भंडार बना दिया और बदले में उसे केवल इतना वादा करना था कि वह पाकिस्तान में बहने वाले पश्चिम नदियों पर पानी में अपेक्षाकृत मुक्त प्रवाह की अनुमति देगा। दूसरे शब्दों में उसे नदियों पर बांध बनाने के लिए बड़े जलाशय बनाने या उनके प्रवाह को किसी भी बड़े स्तर पर मोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें वास्तव में पहले भारतीय पक्ष में जम्मू और कश्मीर के निवासी ही प्रभावित हुए। बड़े जलाशयों की कमी का मतलब यह है कि जब सर्दियों के महीने में पानी का प्रवाह कम होता है तो कश्मीर में बांधों में बिजली उत्पादन का बनाए रखने की क्षमता कम होती है। इसलिए कश्मीरियों को सर्दियों के महीने में सीमित बिजली की समस्या होती है, जब उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। बेशक भारत और पाकिस्तान का एक लौ सत्य यह भी है कि किसी भी सरकार को कभी भी कश्मीरियों के जीवन, रहने की स्थिति या आजीविका की परवाह नहीं है। इसलिए यह शायद ही कोई बलिदान था, लेकिन संधि का उल्लंघन करने वाले कौन से राष्ट्रीय सुरक्षा हित पूरे होने की संभावना है, पर इस पर भी सवाल खड़ा होता है।
भारत अभी पाकिस्तान में पानी के प्रवाह की एक छोटी सी मात्रा को ही प्रभावित कर सकता है। इसका ज्यादातर हिस्सा वैसे भी ग्लेशियर पिघलने, बर्फ पिघलने और मानसून की बारिश से आता है। इसमें ज्यादा करने के लिए भारत और पाकिस्तान को धमकाने के अलावा किसी निर्धारित उद्देश्य के लिए दशकों की अवधि में पड़ा भंडारण बांध बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। उस तरह के पैसे से भारत आसानी से अपनी सैन्य क्षमताओं को और कम समय में सुधार सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दूसरे देश को पानी की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाना एक युद्ध अपराध है, और अगर भारत युद्ध अपराध करने के लिए बुनियादी ढांचा बनाना शुरू करता है तो यह खुद को एक ऐसे क्षेत्र में खलनायक के रूप में पेश करता है जहां वह चीनी वर्चस्व के खिलाफ एक हताश रियर गार्ड कार्रवाई लड़ रहा है। चीन के निचले हिस्से के तटवर्ती होने के नाते अगर चीन भी ऐसे बांध बनाने का फैसला करता है तो ये उनके उत्तरी पड़ोसियों को सभी कार्ड सौंप देगा, जो कुछ जिसके पास वित्तीय साधन और भारत की तुलना में ऐसा करने की इंजीनियरिंग क्षमता दोनों ही है। इसका सबसे बुरा पहलू यह है कि भारत पाकिस्तान को लश्कर ए तैयबा और आतंकवादी समूहों और पाकिस्तान सुरक्षा प्रतिष्ठान के चरमबंदियों के साथ बहुत मजबूती से जोड़ता है। 2010-15 के बीच भारत और पाकिस्तान विशेषज्ञों के कई जल सम्मेलन को देखरेख में नई दिल्ली और इस्लामाबाद ने हरी झंडी दी थी, क्योंकि लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद सिंधु जल और ध्यान केंद्रित करके समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि या तो पानी बहेगा या खून बहेगा। दुख की बात यह है कि 2016 में मोदी ने भी यही कहा था, जब उनके शासन में सिंधु जल संधि को निशाना बनाना शुरू किया गया था। और अब इसे स्थगित करने का बयान के बाद पाकिस्तान की प्रमुख मुख्य धारा के नेताओं में एक बिलावल भुट्टो ने भी कुछ ऐसा ही कह दिया है। राजनीतिक दलों को आतंकवादी समूह की बयानबाजी अपनाने के लिए मजबूर करना भारत के सुरक्षा हितों में नहीं है। इस पर बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए सिंधु जल संधि पर हमला करने के लिए मोदी सरकार के निरंतर ध्यान का नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ है। दबाव के कारण पहले की तुलना में अधिक शत्रुता और इसके बाद व्यापक क्षेत्र बन गया है। इसे कहने का कोई मतलब नहीं है कि सिंधु जल संधि परिपूर्ण थी या नहीं थी। इस पर भारत के पाकिस्तान ने 1960 में हस्ताक्षर किए थे। मूल रूप से परिकल्पित सिंधु नदी बेसिन के संयुक्त प्रबंधन के बजाय संधि ने विभाजन का अंतिम चरण चुना, जिसमें भूजल को नजरअंदाज किया गया, जनसंख्यीय परिवर्तनों, बड़ी आबादी, पानी की गुणवत्ता यानी कि प्रदूषण को नजरअंदाज किया गया, और उसी समय जलवायु परिवर्तन पर कोई मुद्दा ही नहीं था। पंजाब में विशाल जल अवसंरचना और वित्त पोषण के लिए भारत को जो लाभ मिला वो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, और भारत और पाकिस्तान दोनों ही सिंधु नदी बेसिन के साथ साथ गंगा, ब्रह्मपुत्र और कई अन्य नदियों के साथ अधिक लचीले और टिकाऊ जल संरक्षण के बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। इस तरीके के निवेश ऐसे क्षेत्र में नहीं आएगा जो परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों के बीच में युद्ध के लिए तैयार है, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ युद्ध अपराधों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण का संकेत दे रहा है, और पूरे क्षेत्र में राजनेता आतंकवाद में शामिल उग्रवादी समूह की भाषा अपना रहे हैं। मोदी प्रशासन द्वारा सिंधु जल संधि के खिलाफ पहले दशक में की गई शत्रुता पूर्ण कार्रवाई और कानूनी छल कपट से इसे संभव बनाने की मदद नहीं की है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक रूप से कई अपमान हुए हैं, और यह बड़े पैमाने पर प्रतिकूल परिणाम देने वाला है। हाल ही में की गई कार्रवाई विफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। एक रास्ता खोजना बुद्धिमानी होगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा कि आपको आज का कार्यक्रम कैसे लगा। हम आप तक सही सूचना सही समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।